दर्रे से कुछ आगे निकलने के बाद कंदूर खान ने जीप का इंजन बंद कर दिया। वापसी के सफर में वो लोग डीजल की बचत के लिए वही तरीका इस्तेमाल करने के आदी थे। ढलान इतनी ज्यादा थी कि रास्ते की नाहमवारी और रुकावटों के बावजूद रफ्तार पर काबू रखने के लिए जा बजा ब्रेक इस्तेमाल करने पड़ते थे। इंजन के शोर से आ रही कुदरती माहौल में सफर बहुत खुशगवार और फरत बख्श महसूस हो रहा था। खतरनाक और पुरपीच रास्तों पर हमने चंद मील ही सफर किया होगा कि अचानक फिजा में किसी नकारे की मातमी सी आवाज की बाज गश्त सुनाई देने लगी और कंदूर खान ने इस तरारी तौर पर ब्रेक लगाकर जीप एक तरफ रोक ली। क्या बात है, रुक क्यों गए? मैंने किसी अनजाने खौफ के जेरे असर सवाल किया। रुकना ही पड़ेगा, हो सकता है कि वापस लौटना पड़े, वो कोई आवाज में बोला। ये गालान के मातमी नकारे की गूंज है। मालूम होता है कि वहां कोई अलमनाक सानिया रूनमा हो चुका है। उसकी जुबान से वो बुरी खबर सुनकर मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मुझे पहला ख्याल यही आया कि शायद हमें रुखसत करने के लिए जमा होने वाले हथियार बंद शिंगारियों ने सरदार सिबगतुल्लाह को मार दिया, जो उसके खिलाफ बगावत कर दिया और बाजी दोबारा पाइंदा गुल के खामियों के हाथ में आ गई है। हमारे लिए वो अंदेशा बहुत होलनाक था। इक्तदार की जंग में एक बार खून बह निकले तो वो बार बार अपना रंग दिखाता है। शायद पाइंदा गुल और उसके वफादारों का खून भी कालान के बासियों से अपना खराज ले रहा था। कंदूर खान ने फौरन ही जीप किनारे से लगाकर खड़ी कर दी थी। पीछे आने वाली जीप के ड्राइवर ने उसकी तकलीद की थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे गालान की शाही नकारे की मातमी गूंज सुन लेने के बाद सफर मौकूफ करने का ताल्लुक भी उनकी किसी कदीम रवायत से था। तो क्या अब हम वापस गालान जाएंगे? मैंने वैसे ज़्यादा आवाज में उससे पूछा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, उसने मगमूम अंदाज में अपना सर हिलाते हुए कहा। लेकिन यह बात तय है कि कोई फैसला होने से पहले हम यहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे। रहा गालान वापसी का रास्ता तो अब भी खुला हुआ है, हम इसी लम्हे वापस लौट सकते हैं। तुमने क्या सोचा है? वीरा ने इसरार के आलम में सवाल किया। इस मुख्तसर से कारवां में फैसला करने का इख्तियार सिर्फ तुम ही को हासिल है, बाकी सब लोग तुम्हारे हुक्म की तामील करेंगे। मैं इंतजार करूंगा। उसे गहरी नजरों से वीरा की तरफ देखने के बाद गंभीर आवाज में कहा। इस वक्त कंदूर खान की चमकीली आंखों में दिल को मुतासर करने वाली अफसुर्दगी फैली हुई थी। इंतजार, मगर किसका इंतजार? वीरा जल्द अज जल्द सब कुछ जान लेने के लिए बेताब थी। उसने गर्दन तान कर तीखी नजरों से कंदूर खान को बाकायदा घूरना शुरू कर दिया था। कालान की बुलंदी से जब नकारे की ऐसी कर्मनाक चीख बुलंद होती है तो जो जहां और जिस हाल में होता है उसी हाल में ठहर जाता है या फिर वापस गालान की तरफ चल देता है। ये हो ही नहीं सकता कि नकारा मर्ग की सोगवार आवाज सुन देने के बाद कोई भी मुसाफिर अपना सफर जारी रख सके। ऐसे मुसाफिरों की आगाही के लिए गालान से कासिद उड़ा जाते हैं, जो रास्ते में रुके हुए मुसाफिरों का तजस्सुस दूर करके उन्हें पूरी बात से आगाह करते हैं। इसके बाद मुसाफिरों की इखलाकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। पूरी बात जान लेने के बाद वो वापस लौटे या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएं, इसका इन्हिसार उनकी जज्बाती रद्द-ए-अमल पर होता है। मैं यहाँ रुक कर कालान के कासिद का इंतजार करूंगा। कालान वालों को मालूम है कि हम इतनी जल्दी नकारे की बाज़गश्त से दूर नहीं निकल सकेंगे, इसीलिए मैं गजाला भी पिछली जीप से उतर आई। उसे देखकर हम सब भी नाहमवार और संगलास जमीन पर उतर गए। दूसरी जीप भी रफ्ता रफ्ता काली हो रही थी। ये क्या हो रहा है? वो आवाज कैसी थी? हम इस वीराने में क्यों रुक गए? उसने आती सहमी सहमी आवाज में बैक वक्त कई सवालात ताक दिए। वो बहुत हरासा नजर आ रही थी। तसल्ली रखो, कुछ नहीं हुआ, मैंने उसे सख्ती से कहा। फिर वीरा से मुखातिब हो गया। तुम गजाला और सुल्तान शाह को एक तरफ ले जाकर पूरी सूरत हाल समझा दो। मुझे कंदूर खान से कुछ समझने दो। तुम लोगों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, कंदूर खान ने लुकमा दिया। ये खालिस हमारा अंदरूनी मामला है। तुम पर ज्यादा से ज्यादा यह असर पड़ सकता है कि सोग की वजह से तुम्हारी रवानगी 10-5 रोज के लिए मुलतवी हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में पूरी बात सामने आ जाएगी। वो अपनी दानिश में ठीक ही कह रहा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि हम चारों को शिंगारियों के सहमावी मिजाज और उसके मुरव्वजा तौर तरीकों से वहशत होने लगी थी और हम मजीद एक लम्हे के लिए भी इस माहौल में वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें रुखसत करने के बहाने पाइंदा गुल के हामियों ने जत्थे बनाकर जवाबी बगावत कर दियो। मैंने बिच्छू के जहरीले डंक की तरह अपने ज़हन में चुभते हुए खौफ को इल्फाज की शक्ल में डाल दिया और अब वहां फिर खून बहना शुरू हो गया हो। शिंगारा वैली में ऐसी बगावत का तस्वुर ही नहीं है, उसने गहरी संजीदगी से कहा। 2 अफराद या ग्रोहों में इख्तलाफ हो जाए तो वो ललकार कर एक दूसरे पर वार करते हैं। चोरी छुपे वार करना शिंगारियों की मर्दानगी की तौहीन है। यह ख्याल अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दो। तुम्हें याद नहीं कि पाइंदा गुल के वफादारों से टक्कर लेने से पहले घंटियों वालों ने सारी रात उन्हें खबरदार किया और भरपूर तैयारी का मौका दिया था। फिर वो हादसा क्या हो सकता है? हमारे निकलते ही गालान में कौन सी बला आ गई? मेरा लहजा उलझा न मिलता। अपने ज़हन पर बिला वजह जोर नहीं तो इस अंदाज में नकारा इसी वक्त बचाया जाता है जब किसी की मौत वाक़ई हो जाए। देखना यह है कि वहां कौन मरा है। अगर वो सरदार सिबगतुल्लाह है तो फिर हमें फौरन लौटना होगा।
और उसका सोग खत्म होने से पहले किसी सफर का आगाज नहीं किया जा सकेगा। मैं उसकी बेपरवायाना गुफ्तगू पर हैरान रह गया। क्यों बदशुगनी की बातें कर रहे हो? कैसी बदशुगनी? उसने आंखें निकालकर मुझसे ज्यादा हैर से पूछा। खुदा सरदार सिबगतुल्लाह को लंबी जिंदगी दे, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। किसी को कितनी भी जिंदगी मिले, आखिरकार एक दिन मोहलत पूरी हो ही जाती है। जो चीज इतनी अटल और बरहक है, उसका जिक्र बदशुगनी कैसे कहला सकता है? इस मामले में हम लोग तो हम परस्त नहीं हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हुक्म से मिलती है। पाइंदा गुल अपनी 1000 ख्वाहिशों के बावजूद जन्नत को नहीं मार सका, क्योंकि कुदरत को उससे बातरानियों की बहू बनाना था। वो खुद जिंदगी की आरजू अपने दिल में लिए मर गया। जिन मामलात में इंसान इतना हकीर और बेबस हो, वो मेरे 1-2 जुमलों से बदल नहीं सकते। कालान में जिसे मरना था वो मर चुका। इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। मुझे खुशी है कि बाज मामलात में तुम इतने रोशन ख्याल हो। मैंने तन से कहा, बदरूहों से इस कदर दहशत ज़दा रहते हो कि अपने मुर्दों के पेट चीरकर बिल्कुल खाली कर देते हो, ताकि भूखी बदरूहें खुराक की तलाश में वहां न घुस बैठे। इस वक्त इस मामले का क्या जिक्र था? वो मुझ पर आंखें निकालकर नीम दोस्ताना अंदाज में गुर्राया। तो वह हम परस्ती की बात हो रही थी ना? मैंने जल्दी से कहा, और गालान में एक मुर्दा भी तैयार है। इसकी जुबान से अपने शुबात की तरदीद सुन लेने के बाद मेरा ज़हन हल्का हो चुका था। शहरों का माहौल ही ऐसा है कि वहां की रंगीनियों और चकाचौंध में आदमी इस तरह डूबा रहता है कि उससे सामने की बहुत सी बातें समझ नहीं आती। वो नाराज लहजे में बोला, 2 और 2 4 करने के काबिल भी नहीं रहता। चोरी डाके और रिश्वत से माल जमा करके उस पर इतराता फिरता है, और जान को कोई रोग लगता है तो उसे अपनी बदमाशियों की सजा समझकर सच्ची तौबा करने के बजाय बदेसी डॉक्टरों के पीछे ख्वार होता फिरता है। वहां जाकर हम लोग भी उसी रंग में रंग जाते, लेकिन अपनी मिट्टी में पहुंचते ही मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि शहरों पर जो आफतें और बलाएं नाजल होती रहती हैं, उनका सबब वही बदरूहें हैं जो तुम्हारे मुर्दों के गंदे पेट में पना लेती हैं। जिस दिन तुम लोगों ने तदफीन से पहले अपने मुर्दों के पेट चाक करके साफ करने शुरू कर दिए, शहरों में सुकून का दौर दौरा हो जाएगा और लोग एक दूसरे के दुख सुख को अपने दिल की गहराइयों में महसूस करने लगेंगे। उसका यकीन इस इलाके के पहाड़ों की तरह रासिक था। उसकी गहरी संजीदगी को देखते हुए मैंने उसका मजाका उड़ाने का इरादा तर्क कर दिया और एक चट्टान पर टिक कर सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। हमें इस नहुसे से कम निजात मिलेगी। थोड़ी देर बाद गजाला उसीले तेवरों के साथ मेरे सर पर आ मौजूद हुई। वहां जो कुछ भी हुआ हो, हमें उससे क्या लेना? हमने एक बार गालान को खैरबाद कह दिया है तो हम अपना सफर जारी क्यों नहीं रख सकते? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग ऐसे ही बहानों से हमें रोकते रहेंगे, फिर हमारी किसी बात पर मुश्तिल होकर एक दिन हमें मार देंगे। तुम्हारा एतराज बहुत माकूल है, मैंने उसे ताव दिलाने के लिए इस्तियाल अंगेज मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन यहाँ रुकने का फैसला मेरा नहीं, कंदूर खान का है। मैं उसकी खोपड़ी में अपना या तुम्हारा भेजा नहीं डाल सकता। भेजा नहीं डाल सकते, लेकिन शुक्रिया के साथ उन्हें वापस तो लौटा सकते हो। दान पीस कर बोली। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका। मैंने हैर से दीदे ने चाहते हुए कहा, गनीमत ये था कि इस वक्त सारे ही शिंगारी हमसे दूर सरजोड़े खड़े थे। शायद वो सब मरने वाले के नाम के बारे में क्या सराहियां कर रहे थे। इनमें सिर्फ कंदूर खान ही उर्दू समझ सकता था, लेकिन वो भी हमारी आवाजें नहीं सुन सका था। दूसरी तरफ रवीरा ने एक जीप के करीब सुल्तान शाह को घेरा हुआ था और दोनों पूरी निमाहक के साथ किसी बहस में उलझे हुए थे। इस वक्त उन्हें अपने गिरदोपेश का बिल्कुल होश नहीं रहा था। मेरा मतलब बहुत सीधा है, लेकिन इस वक्त तुम पर शिंगारियों के अतात का भूत सवार है। तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगे। हम दूध पीते बच्चे नहीं है। यहाँ से चिकासराय तक का एक ही रास्ता है जो हम तलाश कर सकते हैं। इनसे कहो कि इनकी बस्ती में कोई सोग या सान्या हो गया है तो इन्हें बर वक्त वहां पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे खड़े होकर वक्त बर्बाद करें। बस वो एक गाड़ी की चाबी हमारे हवाले कर दें, हम खुद यहाँ से निकल जाएंगे। वेरी गुड, मैंने सताइशी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत दूर की बात सोची है, लेकिन ये भूल रही हो कि हमारी मंजिल चिकासराय नहीं कराची है। हमें सफरी दस्तावेजात के बगैर अफगानिस्तान के जंग ज़दा इलाके से गुजर कर 2 सरहदें आबूर करनी है, जिनके दरमियान बॉर्डर लाइन वाक़ है। मगर मैंने तुम्हारी तजवीज़ नोट कर ली है। मौका मिलने पर मैं इससे जरूर इस्तेफादा करूंगा। अगर इन लोगों की नीयत ठीक है तो इन्हें तुम्हारी तजवीज़ कबूल कर लेनी चाहिए। गजाला बदस्तूर शकूक व शुबहात में मुब्तला थी। डॉलरों की सूरत में हमारे पास सिबगतुल्लाह की दी हुई खासी रकम मौजूद है। हम चिकासराय से आगे के सफर के लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर ज्यादा देखभाल नहीं होती। सरहदी चौकियों पर मामूर फौजियों की नजरों में आए बगैर हजारों अफगान पादिंदे और कोची रोजाना पाकिस्तान से आते जाते रहते। ऐसे में किसी काफले के साथ हम भी निकल जाएंगे। पैदर पैर रुकावटों से दिल बर्दाश्ता होकर उसने शिंगार वैली से निकल जाने का एक मुकम्मल खाका सोच लिया था। उस पर फौरन ही अमल दरामद करवाना चाहती थी। मैंने उसके तेवर देखते हुए उसे इन बातों से आगाह करना शुरू कर दिया जो वीरा के जरिए उसके इल्म में नहीं आ सकी थी। ठीक है, पूरी सूरत हाल से वाकिफ होने के बाद वो ठंडी पड़ गई और सुकून से बोली, थोड़ी देर तक इंतजार करने में कोई मजायका नहीं है। कासद के आ जाने के बाद वो वापस लौटने का इंदिया दे तो तुम्हें मेरी तजवीज़ पेश करना होगी।
मैं महसूस कर रही हूँ कि ये लोग अंदर से इतने सीधे और मुखलिस नहीं है जितना बनने की कोशिश करते हैं। इनकी नीयत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट जरूर मौजूद है। हमें कोई बड़ा खतरा मोल लिए बगैर खुश असलूबी के साथ यहाँ से निकल भागने की फिक्र करनी चाहिए। तुम ये बातें किस बिना पर कह रही हो? मैंने हैरान होकर पूछा। बस छठी ही कह लो। मैंने उसकी आवाज से फौरन ही भांप लिया कि वो मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे जोर डालने पर उसे जुबान खोलनी पड़ी। मैं अब भी कहती हूँ कि खुदा करे मेरे खदशात गलत साबित हूँ, लेकिन मौजूदा हालात में मैं अपने मुशाहिदे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब सिबगतुल्लाह ने वीरा को खिल्लत और इनाम से नवाजा था तो मैंने लम्हा भर के लिए उसकी आंखों में अजीब सी हैवानी चमक देखी थी। ऐसी चमक जो बेबस शिकार को अपनी दस्तरस में पाकर बिल्ली की आंखों में नमूदार होती है। मैं इसी वजह से खैर की दुआएं मांग रही थी, मगर मैंने अपनी जुबान बंद रखी हुई थी। तुम खुद बताओ कि इस हालत में मैं इन चिंगारियों पर आंखें बंद करके एतमाद कैसे कर सकती हूँ? गजाला की वो बातें सुनकर मेरे बदन में सनसनी सरायत करके मुझे बेख्तियार सरदार सिबगतुल्लाह की वो हरीसाना बातें याद आ गई जो उसने तखलिये में वीरा के बारे में की थी। मैंने अपने साथियों को सरसरी अंदाज में इन बातों से आगाह कर दिया था। ये जान लेने के बाद कि वीरा के वतन में उसका कोई बॉयफ्रेंड उसकी वापसी का मुंतजिर था, सिबगतुल्लाह ने वीरा या फरजाना की जात में दिलचस्पी लेने का सिलसिला तर कर दिया था और इस बात ने इन तीनों को मुतमईन कर दिया था कि वीरा उन लोगों की किसी जोर सितम का निशाना नहीं बनाई जाएगी। लेकिन गजाला ने चंद घंटे कबल के मुशाहिदे का जिक्र छेड़कर इस खतरे को एक मरतबा फिर ताज़ा कर दिया था। मुझे महसूस हो रहा है कि सिबगतुल्लाह किसी लूमड़ की तरह चालाक और मकार है। गजाला ने चंद सानियों की पुरतशवीश तवक्कुफ के बाद अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसने तुमसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। तुमने खूबसूरती से एक अदद बॉयफ्रेंड का मफरूजा घर लिया और उसने फौरन ही अपनी रवायती गैरत व हमीयत की बुनियाद पर पसपाही इख्तियार कर दी। इन तमाम बातों ने वीरा को मुतमईन कर दिया है। शायद उस खतरे का इदराक भी ना हो, मगर मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने खतरे से खबरदार कर रही है। तुम यकीन करो कि इस वक्त वीरा ने किल्लत इनाम लेते हुए पूरी तवज्जो से सिबगतुल्लाह की आंखों में झांक लिया होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से बगटट भाग ली होती। मुझे उम्मीद नहीं कि सिबगतुल्लाह हमारे साथ कोई कमीनगी दिखाएगा। मैंने गजाला के करीब होकर मुशफ़क़ाना लहजा में कहा, लेकिन फिर भी हम मोहतात रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों से किसी हीले बहाने से एक दो हथियार और इनके राउंड्स हासिल कर लिए जाएं, ताकि बुरे वक्त में हम अपनी हिफाजत आप ही कर सके। अगर इनके खतरनाक इरादे हैं तो ये किसी कीमत पर भी हमें मुसल्ला नहीं करेंगे। कंदूर खान से बात करने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब तक हम सरहद पार नहीं कर लेते हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। रात में भी हम चारों बारी बारी जाग कर पहरा देंगे ताकि बेखबरी में न मारे जाएं। हम में से हर एक को अपने 2 घंटे की नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि इस तरह हम किसी भी इम्कानी खतरे का मुअस्सर सद्देबाब कर लेंगे। गजाला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन गाड़ियों की तरफ देखकर फौरन ही खामोश होगी। उधर से वीरा सुल्तान शाह के साथ तेजी से हमारी तरफ चली आ रही थी। खुदा खैर करे, मैं आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, इन लोगों के तेवर अच्छे नहीं है। गजाला बेसाख्ता हंस पड़ी। ये जब भी एक जगह जमा होते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचने की घात में रहते हैं। इस वक्त इनकी रफ्तार से जाहिर हो रहा है कि इन्हें अपना तनाजा हल करने के लिए किसी तीसरे फरीक की अशद जरूरत पेश आ गई है। दोनों ही के मुंह सूजे हुए हैं। तुमने कुछ सुना? सुल्तान शाह ने दूर ही से ऊंची और हैजान अमेज आवाज में कहा। तुम ही को सुनाना पड़ेगा, गजाला ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों की आवाजें हम तक नहीं पहुंच रही थी। हम दोनों पर लानत भेजो। वीरा चिड़चिड़ लहजे में बोली, हर वक्त हमारी निगरानी करते रहते हो। हम ऊपर से आने वाली टापों की आवाजों का जिक्र करें, गौर करो तो तुम भी ये आवाजें सुन सकते हो। हम सब ने खामोश होकर अपने कान फिजा पर लगा दिए। चंद सानियों में मैंने किसी दौड़ते हुए छुपाए के सुम्मों की वो डूबती ऊपर थी आवाजें सुन ली जो बतदरीज करीब आती जा रही थी। मालूम होता है कि गलान वालों का खच्चर सवार कासिद करीब आ पहुंचा है। मैंने आहिस्तगी से कहा। इस वक्त तक शिंगारियों ने भी वो आवाजें सुन ली थी। इनमें से एक ने अपने थाने पर दोनों हाथ रखकर ऊंची आवाज में कुछ कहा, जैसे वो अपनी आवाज दूर तक पहुंचाने चाहता हो। फिर वो सभी गर्दनें उचक उचक कर उस समत में देखने लगे जिधर से ढलान उतर कर हम वहां तक पहुंचे थे। खुदा करे कि गालान में तुम्हारी किसी अजीज हस्ती की वफात न हुई हो। मैंने कंदूर खान की पुष्ट पर पहुंचकर अपनी आवाज को कदरे गुलकेर बनाते हुए कहा। वो चौंक कर मेरी तरफ घुमा और घूरते हुए बोला, अभी मरने वाले का नाम भी मालूम नहीं हुआ है और तुम्हारी आवाज कामुखार रुंधी जा रही है। कहीं तुम इस तरह कोई बदचुगनी तो नहीं करना चाहते? जिसे मरना था वो गालान का नगारा मर्ग बजने से पहले मर चुका है। जिंदगी और मौत खुदा की तरफ से होती है, इस पर ववेला करना परले दर्जे की हमाकत है। मैंने उसका पुराना जवाब उसी पर लौटाते हुए कहा। मेरी रुंधी हुई आवाज से गालान में कोई नया मुर्दा तो दरियाफ्त होने से रहा। मेरा दिल आने वाले वक्त के तसव्वुर से भारी हो रहा था। आने वाले वक्त में तुम्हें मुकद्दर की कौन सी स्याही नजर आ रही है? उसने मेरी बात काट कर बरहमी के आलम में सवाल किया। इस वक्त उसकी तेवरियां यक बयक चढ़ गई थी। वो तुम्हारा अजीज हुआ तो तुम इसे मिट्टी देने जरूर चाहोगे और हमें इस मकाम से तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा। तो क्या तुम हमारे साथ कालान वापस नहीं जाओगे? उसने हैरत से पूछा। नहीं, मैंने दर्दनाक आवाज में कहा। सरदार सिबगतुल्लाह ने हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दी है। हम सफर पर निकल खड़े हुए। अब हम सफर अधूरा छोड़कर वापस गए
तो तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम कैसी कैसी आफतों में पड़ जाएंगे। इसी असना में मेरे तीनों साथी भी करीब आ चुके थे। मैंने उनकी तरफ इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं इन तवहमात पर यकीन नहीं रखता, मगर मेरे जोजा और इसके भाई को दुनिया की कोई ताकत कायल नहीं कर सकती। इन दोनों को पूरा यकीन है कि सफर अधूरा छोड़ने वालों को काला नाग डस लेता है, या फिर खूनी चमगादड़ें इनके हलकूम को उधेड़ कर रख देती हैं। नहीं, वापसी का नाम भी ना लेना। सुल्तान शाह ने मेरे खामोश होते ही खौफजदा आवाज में टुकड़ा लगाया। भाई कंदूर खान इन बातों को अच्छी तरह समझता है। कालान की बदरूहें तो मुर्दों के पेट में ठिकाना बनाती हैं, मगर खूनी चमगादड़ें जिंदा इंसान के नरखरे से खून की धारें बहा देती हैं। कालान में तो वैसे भी काली चीलें पली हुई हैं, हो सकता है कि वही आजाद होकर हम पर हमला आवर हो जाए। तुम लोग अजीब बातें कर रहे हो। कंदूर खान डरी डरी हंसी के साथ बोला। शहर वालों की जुबान से मैं पहली बार इस किस्म की बातें सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें वापस चलने पर मजबूर नहीं करूंगा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। सुल्तान शाह बेसाख्ता उससे बगल कीर हो गया। ये अजीब बातें नहीं है। दुनिया के हर शहर और वीराने में खबीस रूहों और पलीद आसेबों का वजूद होता है। अक्लमंद लोग इन नादीदा कुफ्तों से कोई नुकसान उठाए बगैर इन पर यकीन रखते हैं। जो अहमक इनका मजाक उड़ाते हैं, इनका हशर खराब होता है। इनके सिरों पर उम्र भर बदरूहों के नहुसत अंगेज साए तागूती नाच नाचते रहते हैं। बस करो भाई। सुल्तान शाह, कंदूर खान ने कपकपाती हुई आवाज में उसे खामोश करा दिया। तुम बिला वजह मुझे डरा जा रहे हो। हम लोग बहुत बेजिगर और हौसलामंद हैं, मगर इन बातों से डरते हैं। हवा से कौन लड़ सकता है? मुकाबला इसी वक्त हो सकता है जब दुश्मन सामने और नजर आ रहा हो। कभी कभी बदरूहें इंसानी रूप तार कर सामने भी आ जाती हैं। तुम इस वक्त अपना शौक सुल्तान शाह की आवाज हल्की में घुट कर रहेगी, क्योंकि कंदूर खान ने अपनी चौड़ी हथेली से उसका धाना पूरी कुव्वत से दबोच लिया था। अब इस बारे में अपने मुंह से एक लफ्ज भी ना निकालना। वो सुल्तान शाह के धाने से हाथ हटाए बगैर फंसी फंसी आवाज में घुरा। तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हारा टेटवा दबा दूंगा। सुल्तान शाह ने इस बात में सर हिला दिया। उसकी आंखों में बेबसी तैर रही थी। 2-4 हथियार हमें भी थे तो मैंने आहिस्तगी से कहा, पूरे वक्त में दिल को ढारस रहेगी। कंदूर खान ने मुझसे बुरे वक्त की कोई वजाहत तलब किए बगैर अपने चाने से लटकी हुई क्लाशिनकोव उतार कर मेरी तरफ उछाल दी। इसमें 30 राउंड वाला बड़ा मैगजीन चढ़ा हुआ था। हमारी गुफ्तगू शिंगारियों के समय से बाहर थी। इन्हें मालूम था कि हम इनके सरदार के मुअज्जज मेहमान थे, इसलिए उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़कर कदरे फासले पर अपनी मंडली जमा ली थी और बड़ी बेताबी के साथ गालान से आने वाले कासिद नमूदार होने का इंतजार कर रहे थे। कंदूर खान गैर मुसल्ला होने के बाद होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदा रहा था। मैं ये सोचकर कि वो खुद को बदरूहों के किसी मुमकिना अताब से महफूज रखने के लिए कोई दुआ या वजीफा पढ़ रहा होगा, अपने दिल ही दिल में हंसे बगैर नहीं रह सका। मेरी और सुल्तान शाह की फिलवदी गुफ्तगू ने उस बेचारे के ज़हन को उस बुरी तरह माऊफ किया था कि उसने कोई चूचरा किए बगैर अपनी क्लाशिनकोव तक मेरे हवाले कर दी थी। मैंने क्लाशिनकोव अपने चांदे से लटकाते हुए मानी के निगाहों से गजाला की तरफ देखा तो शिंगारियों की तरफ से अपनी बदगुमानी पर नादम नजर आ रही थी। उसकी एक मजबूत दलील ये थी कि शिंगारी हम लोगों के बारे में नेक इरादे नहीं रखते थे, इसलिए वो हमें किसी भी कीमत पर मुसल्ला करने का खतरा मोल नहीं लेंगे। कंदूर ने अपनी भरी हुई क्लाशिनकोव मेरे हवाले करके गजाला की उस दलील की नफी कर दी थी। चंद मिनट बाद ऊपर के एक मोड़ पर एक खच्चर सवार शिंगारी नमूदार हुआ। उसे देखते ही कंदूर खान के साथी जोशो खरोश से अपने हाथ फिजा में लहराने लगे। आने वाले ने अपने हल्की सी एक अजीब सी आवाज निकालकर उनके खैर मकदमी इशारों का जवाब दिया और ढलान के पुरखतर होने के बावजूद अपने खच्चर की रफ्तार तेज कर दी। एड़ी लगते ही खच्चर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, फिर शायद उसका सुम किसी ढीले पत्थर पर पड़कर फिसला और खच्चर बुरी तरह लड़खड़ा कर रह गया। मेरा सांस चंद सानियों के लिए सीने में रुक गया। अगर इस बुलंदी पर खच्चर अपना तवाजुन खो बैठता तो अपने सवार समेत किसी गेंद की तरह गहरी खाइयों में लुढ़कता चला जाता। इस झटके के नतीजे में खच्चर की हैवानी जबिल्लत ने उसे सुस्त रवि पर मजबूर कर दिया। इस खतरनाक पथरीली ढलान पर तेज रफ्तारी कशिश शकल के साथ मिलकर कर्मनाक मौत का सबब बन सकती थी। गालान से पैगाम लाने वाला बतदरीजी नजदीक आता जा रहा था। खच्चर ने एक झटका खाने के बाद खुद को संभाल लिया था, लेकिन शायद आने वाले के सितारे गर्दिश में आ चुके थे। वो हम लोगों से बमुश्किल चंद 100 फुट दूर रहा होगा। हमारे और उसके दरमियान एक सीधी ढलान हाल थी जिस पर खच्चर दौड़ा चला रहा था। देखते ही देखते खच्चर का अगला पैर उस बुरी तरह रपटा कि वो फिर संभल ही नहीं सका। चिंगारी उसकी पूंछ से उछल कर दूर जा गिरा। फिजा खच्चर की भयानक चीखों से लर्ज उठी। वो बहुत तेजी के साथ दाहिनी जानब की खाई की तरफ लुढ़कता हुआ हमारी नजरों से ओझल हो गया और उसकी दर्दनाक आवाजें गहरी खाई में नीचे ही नीचे उतरती चली गई। खच्चर की लर्जा खई चीखों के साथ ही पसनी पत्थरों के नीचे लुढ़कते और दरख्तों के टूटने की आवाजें इतनी पुरशोर थीं कि कुछ देर के लिए नोवार्द शिंगारी की चीखें उसमें दब करेगी, मगर फिर सब ही को बैक वक्त होश आया कि सवारी को अंधी खाइयां निगल चुकी थीं, लेकिन सवार को इधर गिरने से बचाया जा सकता था। शिंगारियों के साथ ही हम चारों ने भी खाई के किनारे किनारे ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बदनसीब कासिद की राह में कोई ऐसी रुकावट नहीं थी जो उसे सहारा दे सकती।
वो संगलाख रास्ते पर पत्थरों में लुढ़कता और खून में लतड़ा हुआ आहिस्ता आहिस्ता खाई के रुख पर जा रहा था। कंदूर खान जोर लगाकर सबसे आगे निकल गया। उसने ऐन उस वक्त लोहगुलान कासिद की लंबी कमीज का लहराता हुआ दामन थामा जब उसकी टांगें खाई की फिजा में मुअल्लिक हो चुकी थी। उसका नीचे जाता हुआ देव हैकल वजूद एक झटके से फिजा में ठहर गया, मगर वो झटका इतना पुरजोर था कि कंदूर खान के कदम अपनी जगह से हिल कर रह गए। वो बहुत नाजुक मरहला था। कंदूर खान उसका दामन थामे रहता तो लड़खड़ा कर खुद भी उसी के साथ खाई में गिर जाता, और अगर दामन छोड़ देता तो दुनिया की कोई ताकत उस चिंगारी की हड्डियों को रेजा रेजा होने से नहीं बचा सकती थी। वो एक सेकंड का बस हजारवां हिस्सा था जो फैसला कुन साबित होता, और इसी कलील सी मोहलत में कई चिंगारियों ने अपने जख्मी कासिद के बाल और बाजू थाम लिए। वो हर कीमत पर उसे बचाना चाहते थे, इसलिए जिसका जहां हाथ पड़ा उसने जख्मी के बदन का वही हिस्सा गिरफ्त में ले लिया, और फिर उन सब ने खून आशाम दरिंदों जैसी यक आवाज और राहट के साथ जख्मी को खाई के सिरे से दूर खींच लिया। आसाब शिकन लम्हात गुजर गए, लेकिन सब खामोश खड़े हाँपते रहे। सबकी निगाहें नुवाद के जिस्म पर मरकूज थीं। नाहमवार और नुकीले पत्थरों से भरी हुई ढलान पर लुढ़कने की वजह से उसके चेहरे समेत पूरे बदन पर गहरे जख्म आए थे जिनसे खून जारी था। शायद उसकी हड्डियों पर भी शदीद जरबात आई थी, क्योंकि वो बज़ाहिर आंखें मूंदे बेहोश पड़ा हुआ था, मगर मशीनी अंदाज में कराया जा रहा था। कंदूर खान ने जमीन पर बैठकर उसे हिलाया जुलाया, लेकिन उसकी बेहोशी दूर करने में कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार उसने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर मकामी बोली में कुछ कहा, और दो शिंगारी दौड़ते हुए जीपों की तरफ उतरते चले गए। पकी आदमी वहीं रुककर जख्मी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। मेरे लिए वो सूरत हाल तशवीशनाक और मायूस कुन थी। जख्मी कासिद से तमाम तर इंसानी हमदर्दी होने का बावजूद मेरे दिल में शिद्दत से यह आरजू मचल रही थी कि उसे मरना हो तो वो जरूर मर जाए, लेकिन कुदरत उसे इतनी मोहलत जरूर दे कि वो गालान वादी से लाने वाला पैगाम कंदूर खान को सुना सके। वो पैगाम दिए बगैर मौत की दलदलों में उतर जाता तो हमें लामुहाला कंदूर खान के साथ गालान की तरफ जाना पड़ता, और एक बार वहां पहुंचने के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता था कि सरदार सिबगतुल्लाह कब हमें दोबारा वापसी की इजाजत देगा। दोनों जीपें उस मकाम पर आने तक भी बेहोश शिंगारी को होश नहीं आ सका। आखिरकार कंदूर खान ने अपने साथियों को कोई हदायत थी, वो मिलकर उसे जमीन से उठा रहे थे, तो वो हमारी तरफ मुड़कर अफसुर्दा आवाज में बोला, हमारे सामने वापसी के अलावा कोई चारा नहीं है। हमें कुछ नहीं मालूम कि गालान में किसकी मौत हुई है। कासिद खबर सुनाने से पहले ही बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो चुका है। इसकी जान बचाने के लिए तिब्बी इमदाद बहुत जरूरी है। हम फौरन गालान की तरफ लौट रहे हैं। मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि जख्मी को उठाने वाले चिंगारियों की तरफ से एक गुलगुला बुलंद हुआ। मालूम हुआ कि बेहोश कासिद होश में आ चुका था और कंदूर खान से बात करने का ख्वाहा था। कंदूर खान लपक कर उस जीप के करीब पहुंच गया जिसके अकबी हिस्से में जख्मी को डाला गया था। बंद आईनी बाड़ी वाली जीप के अकबी हिस्से में ज्यादा जगह नहीं थी। पांच चिंगारियों की भीड़ लगी थी। हम चारों सबर और इत्मीनान से अलग खड़े वो तमाशा देखते रहे। चिंगारी खामोश थी। उनकी गैर फितरी खामोशी से फिजा बोझल और सनसनीखेज हो गई थी। फिर उस सकूत में जख्मी कासिद की अटकी अटकी और मजरू आवाज उभरने लगी। मैंने उसके हर लफ्ज पर कान जमाए हुए थे। हर चंद की उसकी जुबान मेरे लिए काबिल फहम नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके टूटते हुए सांसों से उभरते हुए जन्नत कुल के अल्फाज सुन लिए। जो कुछ हुआ था उसका जन्नत कुल के साथ से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। सरकशी और बगावत जन्नत गुल की सरिश्त में दाखिल थी। उसने जिरगे के दौरान में भी किसी का लिहाज किए बगैर एक चिंगारी को अपनी आतिशी इंतकाम का निशाना बना डाला था। मुझे पहला ख्याल यही आया कि शायद जन्नत गुल ने इश्तिहाल के आलम में किसी चिंगारी को मौत के घाट उतार दिया था।